आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे फरवरी और मार्च महीने की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने फरवरी मंथ की करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाकर के। हमने इसको 2 पार्ट में डिस्कस किया है और इन 2 पार्ट में कंप्लीट जो फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी मूमल मैगज़ीन। उसमें देखिए थोड़ा आवाज़ का इशू आएगा क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो थोड़ा आवाज़ का इशू है, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आज नहीं होगा, आज बिल्कुल प्रॉपर साफ़ आवाज़ आएगी क्योंकि उस टाइम पे मेरी सांस फूल रही थी, तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा इश्यू है उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लीजिएगा जा कर के। और आज हम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर मैं कर देती हूँ। पहली चीज़, ये एक द्विमासिक पत्रिका होती है, यानी कि 2 महीने में एक बार जारी की जाती है। दूसरी चीज़, ये इतनी इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है कि 95% जो क्वेश्चन हैं आपके करंट अफेयर के, जो कि राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो आपको इसी मैगज़ीन में से देखने को मिल जाएंगे। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और नए स्टूडेंटों के लिए एक ही चीज़ कि आपको करंट अफेयर को देख कर के डरना नहीं है। एक मैगज़ीन उठा लीजिए, समझ नहीं आएगी मुझे पता है फर्स्ट टाइम पे, तो आप मेरे वीडियोस से समझिए उसको, ठीक है। और वैसे समझ नहीं आती तो आप कोई भी एक चैनल जो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाता हो मात्र 15 मिनट में, ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए, आप डेली सुनिए, नोट्स नहीं बनाने हैं। और फिर आप जो है इस मैगज़ीन को पढ़िए, इसकी वीडियोस देखिए, फिर इसको पढ़िए। आपको मैं यकीन दिला रही हूँ कि यही तरीका सही है पढ़ने का, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और आप जो है एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा भाषण नहीं दूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवेंद्र झाझड़िया को। देखिए काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये, इनके बारे में सारी डिटेल जानना ज़रूरी है। और वैसे भी जो आपका राजस्थान परिदृश्य होता है मैं इसको काफ़ी डिटेल करवाती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। बाकी और में इतना डीप नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है जितना आपका इस मैगज़ीन में दिया है उतना, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है कि चूरू के रहने वाले हैं देवेंद्र झाझड़िया, भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं ये। इस पद पर इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। देवेंद्र झाझड़िया इस पद पर दीपा मलिक का स्थान इन्होंने लिया है। इस पद पर पहुंचने वाले वे प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने हैं। अब इन्होंने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी पूछ ली जाती हैं। अगर आपको पता हो तो जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था पिछले साल, तो उनके बारे में एक डेप्थ करके क्वेश्चन आया था कि उनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन इन लोगों के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं, तो सुन लीजिए क्योंकि ये मैगज़ीन में दिए गए हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा सुनने में आपका, बल्कि एक क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्ज़ाम में। उपलब्धियाँ हैं 2004 में जो है एथेंस में थे ये, 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया। इनको क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। स्पर्धा है इनकी भाला फेंक, जिसे इंग्लिश में जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। दोनों ही नाम याद करने हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है इतना स्मार्ट है वो कि आपको भाला फेंक नहीं देगा, जेवेलियन थ्रो देगा डायरेक्ट, तो फिर आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2024 को विज्ञान भवन जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रदान किए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शामिल प्रदेश के किन 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया है? बसंत काबरा, दौलत राम वैद्य, गुफरू
उद्दीन मेवाती जोगी और मोइनुद्दीन खान, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 94 कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किए हैं। कला जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है ये। राजस्थान के पुरस्कृत कलाकारों की बात करें तो बसंत काबरा हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सरोद वादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको दिया गया है। दौलत राम वैद्य को अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। गफूरुद्दीन मेवाती जोगी जो है भपंग वादन है, उनको जो है इसके लिए दिया गया है। और आप लोग कमेंट करेंगे जो ये भपंग है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है या कौन सा है, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन, एक यूँ कह सकते हैं कि एक टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोइनुद्दीन खान की, जो कि सारंगी वादन से हैं। आप सारंगी के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2024 को राज्य सरकार के द्वारा की गई विभिन्न बोर्ड और आयोगों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों में राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? CR चौधरी को। देखिए, काफ़ी डिस्कस किया है राज्य किसान आयोग को। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना और कमेंट कर देना कि क्या है जो है राज्य किसान आयोग, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अब मैं इन आयोगों के जो अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हुए हैं उनके बारे में बता देती हूँ। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेम सिंह बाजोर को। किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है CR चौधरी को। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास का आयोगों के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र नायक को। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम प्रकाश बडाना को। सिरियादेम माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रहलाद टांग को। और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं जसवंत विश्नोई को। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं राम गोपाल सुथार को। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इन लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं। तो आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों से भी उतनी ही मेहनत करवाएंगे और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RDC के चेयरमैन पद पर कार्य ग्रहण जो है किया है तो दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा, देख लेना, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी चेयरमैन बनी है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। RDC की सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे। RDC की स्थापना की बात करें तो 1979 में जो इसकी स्थापना की गई थी RSBCC के रूप में की गई थी। फिर बाद में जो है 2001 में इसका नाम बदल करके RSRDC जो है कर दिया गया था। ये डिटेल भी आपको याद करनी है। ये 100% राजस्थान सरकार का उद्यम है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में भी काम करती है और उसी संस्था को मतलब देखते हुए या उसी की तर्ज पर जो है ये संस्था लाई जा रही है राजस्थान में। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2024 को गठित किए गए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का जो है अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। देखिए, राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से इंडिया में यानी कि भारत में नीति आयोग कार्य करता है, उसी तरीके से इन्होंने जो है उसी की तर्ज पर जो है राजस्थान में नीति आयोग लाया है। उसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है
वो सारे जो है सलाह देने का कार्य करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही एक आयोग आ रहा है, तो ये आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इसकी एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगी, फिर नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या था और इसके बारे में सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीति आयोग की तरह जो है राज्य में विकास का खाका तैयार करने के लिए रीति का गठन किया गया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि रीति आयोग जो है वो किसकी तर्ज पर जो है बनाया गया है, तो आपको आंसर करना होगा नीति आयोग। राज्य सरकार की तरफ से जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन नीति के गठन की आज्ञा जो है वो जारी कर दी गई है। नीति के जो कार्य हैं वो विभिन्न क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर उसका सुझाव देना होगा। ठीक है, यानी कि आपका रीति आयोग क्या करेगा, राज्य के विकास के जितने भी क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र, उन पर जो है नीतियाँ तैयार करेगा, उन पर जो है सलाह देने का कार्य ये करेगा। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण, नीति निर्धारण, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम जो है क्रियान्वित की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना, यानी कि टोटल यूँ देखा जाए तो ये सुझाव देने का कार्य करेगा। राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको और बेटर करने के लिए आपका जो रीति आयोग है वो जो है सलाह देने का कार्य करेगा। देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना आदि सभी कार्य जो हैं रीति के जो हैं होंगे। अब बात करते हैं रीति की। तो रीति के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक जो सदस्य हैं वो मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, यानी कि रीति आयोग के उपाध्यक्ष और जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनका मनोनयन मुख्यमंत्री करेंगे। जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ होंगे, लोक सेवक होंगे, यानी कि IAS RS होंगे, किसी विषय में विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, समाज सेवक भी हो सकते हैं, उद्यमी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं के रूप में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को जो है आमंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। याद रखना, आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के CEO होंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त शासन सचिव के स्तर के अधिकारी इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही रीति की बैठक जो है मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकेगा और इसमें पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि रीति आयोग का गठन किस संस्थान को रिप्लेस करेगा आपका रीति आयोग, तो आपको आंसर करना होगा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद को जो है ये रिप्लेस करेगा और इसके स्थान पर बनाया जाएगा रीति आयोग। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, वर्तमान में कौन है, भजन लाल शर्मा। CEO होंगे आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। इसका गठन मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किया जा रहा है। उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन होंगे। ठीक है, अब ये बात कर ली हमने रीति आयोग के बारे में। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग भी पहले नीति आयोग नहीं था, ये योजना आयोग था। अब बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। देखिए, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है यहाँ, तो बस सुनना है, आपको सुनना है, सुनने मात्र से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो यहाँ से सुनिए और इसको जाकर के बुक में पढ़िए, आपकी बुक में मिल जाएगा ये वाला टॉपिक, तो आप वहाँ से पढ़िए इसको, तो आपका एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा और आपको ये भी जो है समझ आ जाएगा कि ये कैसे कार्य करेगा। बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। पूर्व USSR की से प्रेरित होकर के इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, USSR जो कि रसिया है। ठीक है, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से आकलन करना,
विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना, यानी कि किस राज्य को कितनी आवश्यकता है, किस राज्य को कितना फंड उपलब्ध करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है योजना आयोग देखता था। बट हुआ क्या, 1 जनवरी 2015 को जो है आपका नीति आयोग आता है। अब नीति आयोग जो है योजना आयोग को क्यों रिप्लेस करता है, क्या कारण रहते हैं उसके, तो आपकी बात करें योजना आयोग की तो इसका उद्देश्य था देश के संसाधनों का सही आकलन करना, विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, साथ ही प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का सही आवंटन करना, ये इसका उद्देश्य था। वर्ष 1950 में इसका गठन किया गया एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा यूएसएसआर से प्रेरित होकर के ये संस्था जो है, ये आयोग जो है बनाया गया था। बट हुआ क्या, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब इसको समाप्त क्यों किया गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें, टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। 50 साल पुराना जो है वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप ये कार्य नहीं कर पा रहा था और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण सारे फैसले केंद्र सरकार लेती थी, यानी कि किस राज्य को कितना फंड देना है वो भी केंद्र सरकार तय करती थी इसमें। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि अभी सत्ता में बीजेपी है और अभी मान लीजिए कि योजना आयोग कार्य कर रहा है, तो बीजेपी क्या करेगी कि अपने जो बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है जिन राज्यों में, उनको तो ज़्यादा फंड देगी और जो यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनको कम देगी। मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, इसको अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टीम इंडिया हब जो कि राज्य और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है और ज्ञान और नवोन्मेष यानी कि नॉलेज एंड इनोवेशन का हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। देखिए, अब हम बात करें तो भारत का थिंक टैंक कौन सा है, नीति आयोग है, और नीति आयोग का थिंक टैंक कौन है, नॉलेज एंड इनोवेशन है। नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, इम्पोर्टेंट संस्था है। भारत के तत्कालीन योजना आयोग को विस्थापित करके ये बनाया गया था। देश की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है जिससे कि देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की आशा की जाती है। भारत सरकार का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है अथवा थिंक टैंक और सलाहकार निकाय है आपका नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की मतलब पूरा संयोजन देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। शासकीय परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें जो है शासकीय परिषद में सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में जो सदस्य की बात करें तो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित सदस्य करते हैं। अंशकालिक सदस्य की बात करें तो इसमें अधिकतम 2 सदस्य प्रमुख विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों से आते हैं, यानी कि अनुसंधान संस्थान जैसे आपकी इसरो हुई और भी, और पदेन सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं ये लोग। पदेन सदस्य कौन होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद का जो है व्यक्ति होता है। ये विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ या अभ्यासी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, ये लोग जो है इसके सदस्य होते हैं, सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जो है वो क्या कार्य करता है, तो ये जो है 3 साल, 7 साल और 15 साल, यानी कि 3 साल में एजेंडा, 7 साल में रणनीतियाँ और 15 वर्ष में लक्ष्य, यानी कि हर 3 साल में ये जो है कुछ एजेंडा, कुछ रणनीतियाँ, कुछ लक्ष्य तय करता है कि आपको ये करना है या इन 3 सालों में आप ये कर सकते हैं, ये करके ये सुधार हो सकता है। फिर 7 सालों की रणनीति बनाते हैं ये, फिर 15 सालों की, यानी कि एक साथ जो है बहुत बड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा
टाइम लेकर के ये रणनीति नहीं बनाते हैं। इनको जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, हर 3 साल में रणनीति बनाएंगे, 7 साल में, फिर 15 साल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन दोनों के बारे में, क्या डिफरेंस है। राज्य की सेवा के रूप में ये कार्य करता है आपका योजना आयोग। नीति आयोग बाजार सेवा के रूप में कार्य करता है। ये योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता है, और आपका नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप पर जो है इस अप्रोच पर कार्य करता है। योजना आयोग जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ये, और आपका नीति आयोग केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इसमें क्षेत्रीय मुद्दा, इसमें ऐसी कोई परिषद नहीं होती है योजना आयोग में, जबकि नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान होता है। वित्त का आवंटन किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें वित्त का आवंटन जो है कार्य करने का कार्य, वित्त को आवंटित कार्य का कार्य जो है आपका योजना आयोग करता है, जबकि नीति आयोग जो है सलाहकारी भूमिका निभाता है। विशेष विशेषज्ञों की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था योजना आयोग में, जबकि आपके नीति आयोग में विशेष विशेषज्ञों को भी नामित किया जाता है। तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये कार्य करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 27 फरवरी 2024 को झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग में ऑल ओवर टीम जो है चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता बना है, तो राजस्थान बना है। राजस्थान ने इसमें टोटल 6 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान वुशु महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक अपने नाम किए हैं और रनरअप की ट्रॉफी अपने नाम की है। नीलम चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक, अभिनव शर्मा ने रजत पदक, मेघा जोशी, दिव्या यादव और प्राची व दिव्या ने कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं फेडरेशन कप जो कि रांची झारखंड में होता है। वुशु टीम ने टोटल 27 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 7 रजत, 15 कांस्य पदक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी, 16 मार्च 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सलाह पर पंचायती राज विभाग का कार्यभार कम करने के लिए अलग अलग मंत्रियों में इसको बांट दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पंचायती राज विभाग के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग दिया कुमारी जी को दिया गया है। पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग श्री किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ ही शिक्षा विभाग मदन दिलावर को दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ सामाजिक न्याय विभाग अविनाश गहलोत को दिया गया है। प्रदेश के 5 विभाग कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला बाल सामाजिक न्याय पंचायती राज के अधीन रहते थे, लेकिन पंचायती राज विभाग के कार्यों की अधिकता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मूल विभागों के कार्यों की देखरेख का जिम्मा इन मंत्रियों के अधीन कर दिया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है, याद रखना है शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 मार्च 2024 को घोषित किए गए 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा सीता भार्गव को। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 3 अप्रैल 2024 को प्रदान किए गए। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, जूनियर वर्ग में किसी को नहीं दिया गया। सब जूनियर वर्ग में वृंदा चौधरी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सीता भार्गव को। सीता भार्गव 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम में खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप आयोजन आईजी स्टेडियम नई दिल्ली में। पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ी मोनिका चौधरी स्वर्ण पदक 48 किलो में जीता है। श्रुति उनियाल ने रजत पदक जीता है। आराध्या चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने पर मोनिका चौधरी
चयन, इनका जो चयन है वो सीनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2024 के लिए हो गया है, जो कि हांगकांग में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स मार्च 2024 राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल पदक जीते हैं तो 54। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और योगा में, हैंडबॉल, रोइंग खेलों में जो है पदक जीते हैं। 54 में जो है 24 स्वर्ण पदक इन लोगों ने हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ये किस किस के मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किस एयरबेस पर तेजस मार्क 1A की तैनाती की जा रही है? तो नाल एयरबेस, जो कि बीकानेर में है। AHL से स्वदेशी तेजस मार्क 1A का जो है फाइटर जेट मिलने शुरू हो रहे हैं। राजस्थान से जो है सटे पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस की जो है पहली स्क्वाड्रन बीकानेर की नाल एयरबेस पर मार्च में जो है तैनात होगा। ये साल के अंत में 18 विमान मिल जाएंगे और 5 साल में पश्चिमी फ्रंट पर तेजस की 2 और स्क्वाड्रन को जो है तैनाती होगी। फेज आउट में जो है MiG-21 और MiG-27 को जो है तेजस की तैनाती से पश्चिमी बॉर्डर हवाई सुरक्षा को और मजबूती प्रदान होगी। ठीक है, सीधी सी इसमें ये बात याद रख लेना कि जो आपका पश्चिमी बॉर्डर है वहाँ पर जो है नाल एयरबेस, वहाँ पर मार्क 1A की जो है तैनाती होगी। नेक्स्ट है कि प्रदेश की किस सीमावर्ती इलाके में सेना द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन तैनाती की जाएगी? तो जोधपुर में। नेक्स्ट है कि 4 से 5 मार्च 2024 को प्रदेश के किस शहर में सतत विकास लक्ष्यों SDG के तेजी लाने को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। इसमें SDG के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सदस्य VK पॉल, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक सोबी सॉप के अलावा गणमान्य लोगों ने जो है इसको संबोधित किया। मुख्यमंत्री UNDP SDG नॉलेज हब पोर्टल और राज्य सरकार के द्वारा तैयार SDG 2 डैशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं शक्ति वंदन अभियान। जवाहर कला केंद्र जयपुर में देशव्यापी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित कर लखपति दीदी योजना के बारे में आगामी 3 वर्षों में 11.24 लाख महिलाओं को शामिल करने की बात कही। प्रदेश की 2.80 लाख महिलाएं इसके अंतर्गत आ चुकी है अब तक, और यह अभियान 1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों से संपर्क स्थापित कर 10 करोड़ महिलाओं को विकसित भारत संकल्प से जोड़ने के लिए चलाया गया है। तो याद रखना, शक्ति वंदन जो अभियान है वो महिलाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो रामगढ़ क्रेटर बारा को। रामगढ़ क्रेटर को राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया है। 12 को ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान देगा। इसको इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर राज्य सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श से रामगढ़ क्रेटर को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। भू विरासत यानी कि जियो हेरिटेज साइट। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनुसार यहाँ करीब 650 करोड़ साल पहले ग्राम रामगढ़ में एक उल्का पिंड गिरा था, जिससे यहाँ पर एक इम्पैक्ट क्रेटर जो है उसका निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रोली गांव 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा और ये किस जिले में स्थित है, तो झालावाड़ में। झालावाड़ भवानी मंडी जिले में स्थित है। मिश्रोली और उसके आसपास के क्षेत्र में 6.5 करोड़ साल पुरानी बेसाल्ट की चट्टानें जियोसाइट के रूप में विकसित होगी। प्रकृति की इस अनूठी संरचना को हाल ही में इंटेक की 150 भू विरासत सूची में शामिल होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो शोधार्थी हैं उनको प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी के लावा से बनी ये चट्टानें विशेषज्ञों के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं उनके अनुसार बेसाल्ट की चट्टानें ज्वालामुखी, ये जो चट्टानें हैं इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा जो निकलता है उसके कारण हुआ है। ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा तेजी से धरती की सतह पर फैल जाता है उनसे हुआ है। धरती के संपर्क में आने के बाद ये लावा तेजी से ठंडा होता है और इसके परिणाम स्वरूप ये लावा जो है दरार इनमें ये जम जाता है और इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इससे ये चट्टानों की आकृति जो है इनकी कई आकृतियों में जो ये चट्टानें दिखाई देती हैं। कहीं ये स्तंभ के आकार में दिखाई देती हैं, कहीं ये षटकोणीय संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 मार्च 2024 को प्रदेश की कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को पैनोरमा स्मारक के रूप में बनाने की घोषणा की है, तो 12 स्थलों को। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से 12 स्थलों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय का निर्माण एवं विकास करने की घोषणा की है। महावीर जी करौली में महावीर जी का पैनोरमा, श्री जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा जो है अजमेर में बनेगा। श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा जो है कालवा डीडवाना कुचामन में बनेगा। श्री जसनाथ जी का पैनोरमा जो है वो कतरियासर बीकानेर में बनेगा। श्री खेमा बाबा का पैनोरमा जो है बायतू बालोतरा में बनेगा। श्री भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में बनेगा। राव चंद्रसेन का पैनोरमा जो है जोधपुर में बनेगा। गोकुला जाट का पैनोरमा जो है भरतपुर में बनेगा और जैसलमेर पैनोरमा जो है जैसलमेर में बनेगा। इन सभी का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। साथ ही श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा जो आपका मार्ग है वो जयपुर जिले में स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गाँव के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण भी कराया जाएगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, उन लोगों को शेयर करना है जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।